चलिए तो पुनः हम लोग आज हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने हैं और आपके ये क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री में काम आएंगे, चाहे कोई बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी से और भी आरओ वगैरह एग्ज़ाम हो या नेट वगैरह जो भी हो। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द 18th सेंचुरी इन इंडिया? केरल में पितृसत्तात्मक परिवार थे, समाज में विधवाओं की दशा खराब थी, बंगाल में दहेज प्रथा प्रचलित थी, सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो आप बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त पितृसत्तात्मक परिवार थे या नहीं थे, या दशा खराब थी या प्रचलित, क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर है पहला। केरल में पितृसत्तात्मक परिवार थे, देयर वर पॉलिटिकल फैमिलीज इन केरला। उस वक्त पितृसत्तात्मक परिवार नहीं थे। बाकी जयसिंह ने बढ़ावा दिया है, बंगाल में दहेज प्रथा प्रचलित थी, समाज में विधवाओं की दशा खराब थी, बिल्कुल सही है। और जयसिंह ने विडो मैरिज जो थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध प्रेम कथा हीर रांझा की रचना किसने की? क्या क्वेश्चन है? प्रसिद्ध प्रेम कथा फेमस लव स्टोरी हीर रांझा के राइटर कौन है, ये आपको बताना है। तो शायद आप में से कितने लोगों को मालूम है ये। तो हीर रांझा जैसे आया आपको मिल जाएगा इसका आंसर। हु कंपोज द फेमस लव स्टोरी ऑफ हीर रांझा? तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्या आंसर होगा? वारिस शाह। क्या आंसर करेंगे इसका? बोलो। इसका आंसर वारिस शाह, ये सही आंसर है। मध्यकाल में निम्नलिखित में कौन सी यूरोपियन शक्ति ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। मध्यकाल में सबसे पहले भारत में कौन सी आई? तो आप ये बता पाएंगे। सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं, है ना। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था? हु वॉज लॉयल टू सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? कौन था बताइए? मोहनलाल। कौन था? मोहनलाल ने विश्वासघात नहीं किया था, यानी कि वफादार है। बाकी आप सब जानते हैं, मीर जाफर, मीर मीरन और अमीरचंद, इन तीनों ने षड्यंत्र का प्रस्ताव किया था और जाकर किससे मिल गए थे? क्लाइव से मिल गए थे। किससे? क्लाइव से। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, है ना। बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी जो कि बंगाल में पड़ता है, भागीरथी के तट पर, नदिया जिले में। क्वेश्चन में पूछते हैं कौन सी नदी पर? तो भागीरथी। किस नदी पर? भागीरथी। कौन से जिले में था? नदिया। और इसमें मीर जाफर, मीरन और अमीरचंद ने षड्यंत्र किया था, जबकि मोहनलाल युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था, सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, सुमेलित करना है आपको। तो देख लीजिए 5वें का इसका आंसर आपको मिलेगा ए। मिला लीजिए। बेसिन की संधि मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? बाजीराव द्वितीय है। बेसिन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने की थी। फिर दूसरा है सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये सिंधिया, किससे? सिंधिया से है। फिर देवगांव की संधि किससे है? भोसले से है। और राजपुर घाट की संधि होलकर से है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, DCBA 5वें का ए आंसर आपको मिल जाएगा। बसीन की संधि बहुत पूछते हैं आपसे, कब हुई थी, किस ईयर में? तो 1802 में हुई थी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच, यही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द टीपू सुल्तान? तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? सही नहीं है। उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई, ये सही है। उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली, ये भी सही है। उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, सही है। वो जोरोंदिस दल का सदस्य बना, यही इसका आंसर है, ये नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 2। टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो जोरोंदिस दल का मेंबर नहीं बना था, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ जोरोंदिस क्लब। बाकी तीनों से उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई, उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली और उसने मैसूर में एक स्वतंत्रता का वृक्ष, ट्री ऑफ फ्रीडम लगवाया था। टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते हैं, है ना, जो अंतिम 1799 में जब
वेलिजली और कार्नवालिस के साथ उसने लड़ाई की, आप सब जानते हैं इसके बारे में। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, है ना, मैसूर में। खैर, प्रथम राज्य जिसने सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की, बहुत बार क्वेश्चन आता है। द फर्स्ट स्टेट विच साइन द सब्सिडरी अलायंस विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की? तो बताइए इसका आंसर जल्दी से। आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसका आंसर क्या है? हैदराबाद। सबसे पहले आप जानते हैं सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस 1798 में, 1798 में किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद ने। और सहायक संधि प्रारंभ किसने की थी? वेले जली ने। किसने? वेले जली ने। तो सब्सिडरी अलायंस को शुरुआत करने वाला वेले जली था और उसने सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निज़ाम के साथ की। हालांकि कभी डीप क्वेश्चन पूछ ले कि किस यूरोपीय व्यक्ति ने सबसे पहले सहायक संधि की कॉन्सेप्ट दी, तो डुप्ले ने दी थी। किसने दी थी? डुप्ले ने, फ्रांसीसी डुप्ले ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस की कॉन्सेप्ट दी, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा वेले जली ने किया और सबसे पहले हैदराबाद को उसने अपने इस षड्यंत्र के जाल में फंसाया 1798 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। चूज द ऑप्शन विच हैज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टू ब्रिटिश एम्पायर। उस विकल्प को चुनिए जिसमें अधोलिखित राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम दिया गया है। तो सही क्रम आप मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहले लॉर्ड एलनबरो के समय 43 में, 43 में किसको मिलाया गया? सिंध को, पंजाब को, फिर उसके बाद 49 में और बर्मा को सबसे बाद में। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विलय कब किया? 1843 में किया। फिर डलहौजी ने पंजाब का विलय किया और बर्मा का बाद में। तो सिंध, पंजाब, बर्मा 43, 54 और लास्ट में आप देखेंगे जाके 43, 48 और बर्मा तो आपका बहुत बाद में आता है। तो ये आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द गवर्नर जनरल हु इंटेक्स द एक्ट ऑफ एबॉलिश स्लेवरी इन इंडिया। गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा उन्मूलन संबंधी अधिनियम बनाया। तो बहुत बढ़िया, किसने बनाया था? विलियम बेंटिंक ने। किसने बनाया था? विलियम बेंटिंक। इसमें आप तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और विलियम बेंटिंक आप जानते हैं ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। दिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम। तो डलहौजी क्यों फेमस था? डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। डलहौजी ने कौन सी नीति चलाई थी? राज्य हड़प नीति। कौन सी? राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। लॉर्ड रिपन एक उदारवादी था और रिपन के समय ही आपका व्हाइट विद्रोह, श्वेत विद्रोह हुआ था। रिपन के समय ही जनगणना की वास्तविक शुरुआत हुई 1881, है ना। और विलियम बेंटिंक विलियम बेंटिंक के ही समय 1829 में, 1829 में सती प्रथा अधिनियम भी पास हुआ। कौन सा? सती प्रथा अधिनियम कब पास हुआ? तो उसको आप बता पाएंगे 1829 में, रूल 17 से, विलियम बेंटिंक के समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और दास प्रथा का उन्मूलन संबंधी एक्ट किसने बनाया? विलियम बेंटिंक ने बनाया। तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। व्हेन डिड द स्टेट ऑफ संबलपुर एनेक्स इन ब्रिटिश एम्पायर। संबलपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं 1849 में मिलाया गया। आप ये जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अभी बताया मैंने पहले भी, राज्य हड़पने की नीति स्टार्ट की। कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उसके तहत सबसे पहले उसने 1848 में किसको अपना शिकार बनाया था? सतारा को। ये क्वेश्चन भी आता है कि राज्य हड़पने की नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने सबसे पहले किसको शामिल किया? तो 1848 सतारा को, और 1849 में संबलपुर को शामिल किया। संबलपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और इसी तरह 1853 में उसने झांसी को शामिल किया। किसको? 1853 में झांसी, 54 में नागपुर और 56 अवध। तो सबसे पहले 48 में सतारा और 49 में संबलपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर, याद रखेंगे। चलिए, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? वो अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो आप बहुत अच्छा आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्रिप्स, लॉरेंस, विंस्टन चर्चिल नहीं थे। चर्चिल उस वक्त प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट मिशन कब इंडिया आया? 1946 में। कब आता है इंडिया? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 में आया, 1946 में। और उसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, क्रिप्सफोर्ड और अलेक्जेंडर, मतलब 3 लोग थे इसमें। पैथिक लॉरेंस, स्टोफिल्ड क्रिप्स और एलवी अलेक्जेंडर, जिसके चेयरमैन कौन थे? लॉरेंस। विंस्टन चर्चिल इसके मेंबर नहीं थे, वो उस वक्त इंग्लैंड के पीएम थे। तो याद रखेंगे आप, कैबिनेट मिशन 1946 में आया और इसी के आधार पर भी भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं।
संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? तो आप बता पाएंगे कितने चुने गए थे? 73, 73 सदस्य चुने गए थे। कितने? 73। किस गवर्नर जनरल ने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? विच गवर्नर जनरल इस्टेब्लिश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD? कौन सा? PWD। आज भी आप बहुत सुनते PWD की स्थापना इंडिया में की, तो बताइए किसने की? डलहौजी ने। किसने की? डलहौजी। डलहौजी ने बहुत काम किए। PWD की स्थापना डलहौजी ने की। डाक, पोस्टल, डाक तार विभाग, कौन सा? डाक तार, टेलीग्राफ, PWD। और आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट, कौन सा? पोस्ट ऑफिस एक्ट, है ना। रेलवे, डलहौजी के इसमें सबसे पहली बार रेलवे, पोस्ट ऑफिस, है ना, डाक तार, टेलीग्राम, लोक निर्माण विभाग, इन सब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डलहौजी के द्वारा, है ना। इसीलिए डलहौजी को कहीं कहीं आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। वास्तव में उसने अनजाने में ही किया, रियल में तो खैर क्या किया। चलिए, और जो इसमें है करजन, आप वो जानते हैं, बंग भंग, बंगाल का विभाजन किया इसने, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, संविधान के 1949 में अंगीकार किए जाने के समय निम्नलिखित में कौन उसका हिस्सा नहीं था? Which of the following was not a part of Indian Constitution at the time of adoption of the Constitution in 1949? तो कौन नहीं था इसमें? फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे आपके। द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, नागरिक कर्तव्य नहीं थे। द ड्यूटी ऑफ सिटीजन, जो कि आप ये जानते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 1940, ये कब शामिल किए गए थे? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से मौलिक कर्तव्य, द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन शामिल की गई, जो कि रूस से, कहाँ से ली गई थी? रूस से। तो बाकी सब कुछ था उस वक्त। संघीय ढांचा भी था। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया हमने? फेडरल सिस्टम एक कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है? कनाडा से। DPSP कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड से। न्यायालय की सुप्रीमेसी ये भी हमने ली हुई है USA से। तो जो बेसिक संविधान था उस वक्त नागरिक कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से हमने मौलिक कर्तव्य शामिल किए। तो इसका आंसर नागरिक कर्तव्य हो जाएगा। चलिए, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बता पाएंगे किस भाग में सम्मिलित है? भाग 4 में है। DPSP मैंने बताया अभी आपको, कहाँ से लिए गए? आयरलैंड में लिए गए। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 DPSP लिए कहाँ से गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से 36 से 51 तक ये आप कर पाएंगे, है ना। भाग 3 में क्या है? भाग 3 जानते हैं आप किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से। भाग 4 आपका DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग खलीफास इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्न खलीफाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो खलीफा हुए हैं उनको आपको क्रम से लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। सबसे पहले आप जानते हैं कौन हुआ? हज़रत अबू बकर हुए, उसके बाद उमर हुए, उसके बाद हज़रत उस्मान, हज़रत उस्मान, और लास्ट में हज़रत अली। तो क्रम से आप मिला लेंगे इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट मैच्ड करेक्टली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन सा इसमें मैच नहीं है? आप वो देखिए, आर्टिकल में मैच करने हैं, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 4था, ये मैच नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं। आर्टिकल 14 से 18 आप जानते हैं इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार है। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23-24 आप जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और आर्टिकल 25 से 28 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार नहीं है। 25 से 28 जो है राइट टू रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें क्या है? धार्मिक, किसका है? धर्म संबंधी, रिलीजियन की बात है इसमें, कल्चर और एजुकेशन की बात नहीं है, इसलिए मैच नहीं है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, राइट टू रिलीजन ऑफ रिलीजियंस, तो इसलिए गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचते हैं 18 पे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर
गीजे के पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द पिरामिड ऑफ गीजा? गीजा जानते हैं ना, मिस्र में जो पिरामिड है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बहुत अच्छा आंसर है फारूक खप्पू, यानी कि एक आंसर हो जाएगा खप्पू वाला, इसका आंसर आप कर लेंगे। पहला आंसर है। वर्क्स एंड डे के राइटर कौन है? हु आर द ऑथर ऑफ वर्क्स एंड डे? तो इसका आंसर है हेसियड। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि वर्डिस्टिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, मैच लिस्ट 1 सेकंड से आपको मैच करना है। सूची एक सूची को सम्मिलित कीजिए और नीचे से कूट से सही अंतर दीजिए गिवन बिलो। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर का आंसर क्या हम कर पाते हैं। तो आपको मैच कराना है 20 में, करा लीजिए। तो इसका आंसर आपको पहला ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं जो नाम रखे गए हैं इन ग्रहों के यूनानी देवताओं के नाम पर हैं। तो मार्स को क्या बोलते हैं? वो युद्ध का देवता। जो मंगल है, मार्स द गॉड ऑफ वार, द गॉड ऑफ मार्स क्या है? द गॉड ऑफ वार, युद्ध का देवता है। वीनस प्रेम की देवी है, गॉडेस ऑफ लव, वीनस प्रेम की देवी है। उसके बाद जो वेकस है उसे सुरा द गॉड ऑफ वाइन, सुरा का देवता माना जाता है। और नेपच्यून द गॉड ऑफ सी, समुद्र का देवता माना जाता है। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, इनको रट लीजिए, समझ लीजिएगा। दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? बार बार क्वेश्चन आया है। अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान, हुज प्रेसिंग इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एडॉप्ट बुद्धिज्म? किसके प्रभाव में आकर एडॉप्ट किया? तो आप बिल्कुल बता पाएंगे दिव्यावदान के अनुसार। वैसे तो उपगुप्त अनुसार होता है, बट दिव्यावदान के अनुसार से माना जाता है कि बाल पंडित के अनुसार। किसके अनुसार? बाल पंडित के आधार पर उन्होंने ग्रहण किया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 22 पर। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उनके नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है आपको। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका आंसर आप देखिए, मिलाइए क्या होगा। तो मिला लेते हैं हम लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर 22 का आपको पहला ही मिल जाएगा। कौन सा? फर्स्ट मिल जाएगा। क्यों? 8वां शिलालेख जो है वो क्या कह रहा है? बोध गया की संबोधि यात्रा के बारे में वर्णन कर रहा है। ठीक है। रोमन देई अभिलेख ये नेपाल की तराई में है, जहाँ पर कर से छूट दी गई थी, टैक्स में कमी की थी अशोका ने। और जो कंधार लेख है अरामैक लैंग्वेज में, कंधार लेख अरामैक भाषा में है। और सारनाथ लेख है, तो सारनाथ अशोका एज द गार्जियन ऑफ बुद्ध है ना, अशोक का बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में। ठीक है। सारनाथ से ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया है। चलिए, शुंग काल में विच द फॉलोइंग टेक्स्ट मेक्स द ग्रीक इन्वेशन शुंगा पीरियड। शुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है या किन किन ग्रंथों में है? तो अगर आप इसको देखें तो मालविकाग्निमित्र में इसका उल्लेख है, महाभाष्य में भी इसका उल्लेख मिलता है, गार्गी संहिता में भी। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा। ए, बी और सी, यानी कि इसके तीनों सही हैं, है ना। महाभाष्य से जानते हैं किसने लिखा था? पतंजलि ने। किसने लिखा है? पतंजलि। महाभाष्य से लिखा हुआ है ना। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उस पर टीका लिखी है पतंजलि महाभाष्य। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है ना, गार्गी संहिता ज्योतिष। तो इन तीनों ग्रंथों में यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है सातवाहन शासक जिसे अप्रतिहदिक्षणापति की उपाधि धारण की, तो किसने उपाधि धारण की थी? तो सातकर्णी फर्स्ट ने। किसने? सातकर्णी फर्स्ट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन। सूची और 1 और 2 को सम्मिलित करना है और आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करते हैं हम लोग, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 3rd। मिला लीजिए। कालिदास आप जानते हैं नाटक व कविता के बहुत फेमस रहे थे गुप्त काल में। बराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र के लिए थे, चरक चिकित्सा के लिए थे और भास्कर गणित के लिए। ये जो चारों हैं ये गुप्त काल के विभूतियाँ हैं। कालिदास जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, नाटक व कविता लिखते थे। बारहमिहिर ज्योतिष शास्त्र, बृहत संहिता बारहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी? बृहत संहिता। कभी पूछ सकते हैं बृहत संहिता, है ना। चरक चिकित्सा के लिए चरक संहिता, ये क्वेश्चन अभी भी आया था इससे पहले। और भास्कर लीलावती गणित के लिए फेमस है, भास्कराचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म राज्य राजा सही सुमेलित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स
प्लेस एंड किंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना कि कौन सा इसमें सही मैच नहीं है। तो इसमें जो मैच नहीं है वो 26 का अप टू आंसर बेंगी कुबेर मैच नहीं है। बाकी सब कांची का विष्णुगुप्त था, पालक का उग्रसेन था और मुकल्ली। ये चूँकि वो राजा हैं जब गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में अटैक किया और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को उसने हराया, उन्हीं राज्यों में से ये नाम दिए हुए हैं जो उसकी नीति थी ग्रहण मोच अनुग्रह वाली। तो वेंगी का कुबेर नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा कथन गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थिपातक के बारे में सही है? तो कौन सा सही है आप देख लीजिए। 27 का वो न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था, बिल्कुल सही है। विनय स्थिपातक क्या नाम था उसका? न्याय विभाग के लिए ही वॉज द चीफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। चीफ। गुप्त काल में कौन सी वस्तु भारत से निर्यात नहीं होती थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में भारत को बाहर क्या नहीं भेजते थे? मसाले भेजते थे, इत्र मोती, स्वर्ण नहीं भेजते थे, गोल्डन आज भी नहीं भेजते हैं, उसका आयात होता था, है ना, इम्पोर्ट होता। बाकी सब भेजते थे। मसाले तो फेमस हैं पूरे दुनिया में, भारत के आज भी और पहले भी। निम्नलिखित में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयगिरी, भीतरगांव, देवगढ़, मथुरा। महिषासुर मर्दिनी जानते हैं ना आप, माता दुर्गा का एक रूप होता है, तो ये उदयगिरी से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयगिरी से। वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? हु वाज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इन द टाइम ऑफ वेनसांग ट्रेवल। अच्छा क्वेश्चन है, जब वेनसांग ने भारत यात्रा की तो उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन था? तो आप बता पाएंगे कौन था? खुद उसने लिखा है शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं बिहार में कहाँ है? बिहार में एक प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त शासक किसने की थी? आता क्वेश्चन, कुमार गुप्त। किसने की थी? कुमार गुप्त। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय बहुत विशाल विश्वविद्यालय था। और हर्ष के समय वेनसांग ने कब यात्रा की थी भारत में? हर्ष के समय, सम्राट हर्ष के समय वेनसांग भारत आया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था, पढ़ा भी था। तो उसके समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे? शीलभद्र। और वेनसांग ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी थी? CU की। कौन सी? CU की। वेनसांग की बुक का नाम क्या है? CU की। वेनसांग याद रखिएगा। हर्ष के समय आया था कन्नौज, जिसे महोदय श्री भी कहते थे। मैथ लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए कर लेते हैं चयन 31 के क्वेश्चन का हम लोग, देख तो क्या मिलता है। तो इसका आंसर आपको थर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? थर्ड। अब मिला लेते हैं। अवंती, ये जो हर्ष के दरबारी थे उनका पद नाम बताना है आपको। तो अवंती बेसिकली युद्ध मंत्री होता था। क्या होता था? युद्ध मंत्री। सिंहनाद सेनापति नाम से लग रहा है। और कुंतल अश्वारोही सेना का प्रधानमंत्री होता था। और भांडी प्रधानमंत्री होता था। क्वेश्चन नंबर 32, विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? किसके दरबार में दरबारी थे? बहुत अच्छा आंसर है महेंद्रपाल फर्स्ट में। किसके? महेंद्रपाल फर्स्ट में राजशेखर थे। पैर से कांटा निकालती स्त्री का प्रसिद्ध मूर्त शिल्प प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप बता पाएंगे कहाँ से प्राप्त हुआ है? खजुराहो से। कहाँ से? आप जब जाएंगे खजुराहो, तो खजुराहो में पैर से कांटा निकालती स्त्री का प्रसिद्ध मूर्त शिल्प, खजुराहो बहुत फेमस है। MP में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? MP छतरपुर जिले में। किस जिले में? छतरपुर जिले में यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। और खजुराहो जो बेसिकली है, इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? चंदेल वंश के शासकों ने। किसने? चंदेल अलाउद्दीन का नाम सुनते हैं। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण करा, जो अपने आप में अद्भुत है आज भी और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें भी मैच करना है आपको। चलिए आइए मिला लेते हैं। कुछ ये संगमकालीन पुस्तक दी गई हैं, उनको आपको मैच करना है। तो इसका जो मैचिंग वाला आप मिलाएंगे, पहला आंसर आपको मिल जाएगा। देखते हैं। तोलकापियम किसने लिखा है? तोलाकपियर ने लिखा है। किसने लिखा है? तोलकापियम, तोलाकपियर के द्वारा। शिल्पाधिकारम आप सब जानते हैं, इलांगो उडगल। किसने लिखा है? इलांगो उडगल ने। मणिमेखले शीतले सत्यनार, मणिमेखले शीतले सत्यनार, जीवक चिंतामण तिरुकुदु, ये संगम काल के महाग्रंथ हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिए। तोलकापियम तोलकापियर के द्वारा, शिल्पाधिकारम इलांगो उडगल के द्वारा, मणिमेखले शीतले सत्यनार, जीवक चिंतामण तिरुकुदु। प्रथम संगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन चोल राज्य में हुआ। अगस्त ने सभा की अध्यक्षता की इसने देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? पहला ही आंसर गलत है, बाकी सभी सही है। क्योंकि आप जानते हैं संगम जितने भी हुए सब कहाँ हुए थे? पांड्य राज्य में। कहाँ हुए थे? पांड्य राज्य में। संगम कितने हुए? 3। तो तीनों संगमों का आयोजन कहाँ पर हुआ है?
पांड्य राज्य में हुआ। किस राज्य में? पांड्य। आप जानते हैं ना साउथ में 3 राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य। तो जितने भी संगम हुए हैं वो तीनों संगम क्या थे? बेसिकली कविता, एक तरह से गोष्ठी होती थी कवियों की। तो अगस्त संगम बारे में बाकी जो फर्स्ट संगम है तो इसका आयोजन कहाँ? चोल राज्य में नहीं, कहाँ हुआ? पांड्य राज्य में हुआ। बाकी सभी सही है। अगस्त ने सभा की अध्यक्षता की थी। इस संगम में 549 मेंबर शामिल थे और 4499 विद्वानों को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी। तो आप याद रखेंगे तीनों संगम कहाँ पर हुए? पांड्य राज्य में हुए। और प्लेस पूछ रहे हैं आपसे तो मदुरा याद रखना, मदुरई राजधानी थी मदुरा, कपाटपुरम। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले कल डिस्कस किया था, बता पाएंगे। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोर वाट कंबोडिया में है और सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। निम्न से किस मध्य एशियाई स्थानों पर भारतीय संस्कृत के प्रमाण मिले हैं? तो आपको बताना कि सेंट्रल एशिया पे इंडिया के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिले हैं। इसमें आप चौथा आंसर कर पाएंगे चारों, जो कि खोतान, कोची, कासगढ़। खोतान में मिले हैं, कोची में, करासर में, कासगढ़, चारों। निम्नलिखित में से अकबर की विजयों की तिथि में कौन सा क्रम सही है? आपको अकबर की विजयों की जो क्रोनोलॉजिकल है उनको मिलाना है, तो आप मिला लीजिए। इसका आंसर सेकेंड हो। सबसे पहले उसने चुनार का किला जीता, फिर मेड़ता, फिर रणथंभौर और फिर कालिंजर। 39 हसीब अल सियार किसने लिखी? मिर्ज़ा हैदर दुलगत, जतुद्दीन ख्वाजा, मोहम्मद खादर हुसैन मिर्ज़ा। तो बताइए किसने लिखी? मोहम्मद खानदामीर। किसने लिखी? मोहम्मद खानदमीर। किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद किया था? किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद किया था? तो आप बता पाएंगे किसको? गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से? 5वें गुरु थे। आप जानते हैं सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए बच्चों? 10। कितने हुए हैं? 10। पहले कौन थे? गुरु नानक। और 5वें गुरु अर्जुन देव थे। और अंतिम 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने कैद किया था। ठीक है, बाकी तो आप कर लेंगे, है ना। गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे, है ना। तो गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की स्थापना, किसकी स्थापना की थी? आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने ही। चलिए, निम्न से किस चिश्ती संत ने विवाह नहीं किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने विवाह नहीं किया? तो निजामुद्दीन औलिया ने विवाह नहीं किया, बाकी सब ने किया था। निजामुद्दीन औलिया मैंने कल ही बताया था आपको। बाबा फरीद के किसके शिष्य थे ये? किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया का लगभग 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा है। और इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। लगभग 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। इनके गुरु कौन थे? बाबा फरीद। और इनके शिष्य कौन थे? कल बताया था आपको, अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। और औलिया जी को ही महबूबे इलाही भी कहते हैं और योगी सिद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। इन्होंने भारत में सूफी जो थे ये चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की और मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। हमीदुद्दीन नागौरी भी, नागौर के रहने, ये भी सूफी संत, चिश्ती संत थे। तो आप याद रखेंगे। किसको जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी तो उस्ताद मंसूर को। किसको? उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र कहा था। जबकि इसमें दिया नहीं, अबुल हसन को, ये क्वेश्चन भी आता है, अबुल हसन को क्या कहा था? नादिर उज जमा। क्या कहा था? नादिर उद जमा। ये बार बार आते हैं दोनों। यानी कि जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र, जबकि अबुल हसन को नादिर उज जमा। अबुल हसन को नादिर उज जमा, जबकि उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि थी। और उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ था। पक्षियों के चित्र बनाने में महारत हासिल थी इसको। किसके? पक्षियों। मुगल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया, बताइए किसने प्रोत्साहित किया? एक ही आंसर है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय उर्दू बहुत फेमस रही, उर्दू को उसने बढ़ावा दिया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह ने वकील का पद सख्ती में दिया था? विच मुगल एम्पायर मेड द पोस्ट ऑफ वकील पावरलेस? वकील का एक पद था,
मुगलों के समय जो बहुत पावरफुल था, लेकिन किसने उसे शक्तिहीन बना दिया था? तो बताइए किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? बहुत अच्छा, बहुत डीप क्वेश्चन और नया क्वेश्चन, आपने शायद ही कम सुना हो। बाग ए नीलोफर का निर्माण किसने करवाया? तो बाबर ने। किसने करवाया था? बाबर ने। किसने करवाया था? बाबर ने। बाबर जानते हैं ना, जिसने अपनी पुस्तक बाबरनामा चगताई तुर्की में, कौन सी पुस्तक लिखी इसने? बाबरनामा। किस भाषा में लिखी है? क्वेश्चन भी आता है, चगताई तुर्की में। अगला है मोरलैंड के विवरण के अनुसार सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को समझ कीजिए। ठीक, कर लेते हैं भाई। मोरलैंड के समय क्या क्या था, तो कर लीजिए, आप मैच कर लीजिए। तो जब मैच कर लेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा थर्ड। क्या मिलेगा? थर्ड। गुजरात सूती कपड़ा के लिए फेमस था उस वक्त, कालीकट केरल मिर्च के लिए फेमस था, मसाला काली मिर्च बेसिकली, हुगली आपका शक्कर और चावल के लिए, मछलीपट्टनम केलकू नील के लिए। ठीक। पुरंदर की संधि 1665 के विषय में कौन सा सही नहीं है? आप जानते हैं पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। किसके बीच हुई थी? मराठे और मुगलों के बीच। तो मराठों की ओर से कौन था? शिवाजी। और मुगलों की ओर से कौन था? जय सिंह। कौन था? जय सिंह। 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी मराठे और मुगलों के बीच, तो मराठों की ओर से शिवाजी और मुगलों की ओर से जय सिंह थे। अब इसमें कौन सा सही नहीं है, सॉरी कौन सा इनमें से सही है? तो शिवाजी को अपने 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े, सही है। शिवाजी को मुगलों को मदद करनी थी, ये भी सही है। शिवाजी को मुगल द्वारा उपस्थिति से मुक्त रखा गया था, ये सही है। तो इसका आंसर है चौथा। 1 2 तीनों सही है। उन्हें अपने बेटे को भेजना था वहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन जो बचे हमारे आज के। किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों के लिए चौथ और सरदेश मुखी के अधिकार को मान्यता दी? किसने मान्यता दी दक्षिण में? तो बता देंगे आप, पृथ्वीदौराद ने चौथ और सरदेश मुखी, चौथ और सरदेश मुखी को, है ना। आप जानते हैं बेसिकली मराठों के 2 थे। चौथ का मतलब क्या था? 1/4 मतलब 25%, और सरदेश मुखी का मतलब 1/10, ये टैक्स की दर थी। तो मराठे चौथ वसूलते थे उस राज्य पर जहाँ पर वो हमला नहीं करते था, उसकी सुरक्षा की गारंटी लेते थे। मतलब जिसकी सुरक्षा की गारंटी और वहाँ पर मराठे परेशान नहीं करेंगे उनसे, है ना। वही 1/25 या 1/4 जो भी आप कहें, तो चौथ 1/4 मतलब 1/4। और सरदेश मुख चूँकि उनका अपना स्वराज था जहाँ पर देशमुखी होना थे, लेते थे पावर। सरदेश मुख कुल मिला के मराठों के अधिकार में था, जबकि चौथ मराठों के बाहर वसूलते थे। तो दक्षिण में इसकी अधिकार किसने दिया? पृथ्वीदौराद ने मराठों को। चलिए और 2 क्वेश्चन बचते हैं आज के लिए। भारत में बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था? बहुत बार पूछा गया है। सैयद अहमद रायबरेलवी, रायबरेली के रहने वाले थे। सैयद अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। बहावी संप्रदाय, बरेलवी, रायबरेली पड़ता है यूपी में, वहीं से। और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। चलिए, विजयनगर के राजा का विद्रोह 1794 सही है ये तो। वेलुथम्पी 1805 ये भी सही है। सावंतवाड़ी 1844। रमोसी विद्रोह 1810 यही सही नहीं है, यही गलत है। रमोसी विद्रोह 1831 और 32 के आसपास। इस तरह ये 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के हमारे महत्वपूर्ण समाप्त हुए, जो आपके बहुत काम के थे। रटते रहिए और लगातार इनको लगे रहेंगे तो आपके लिए इतिहास के ये पहले दिन हमने 50 दिए, फिर 50 दिए, लगभग 100 क्वेश्चंस हो गए। और इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कितने क्वेश्चंस आपके काम के हो जाएंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के आप इनको सुनते रहिए, लगातार जुड़े रहिए और सफलता निश्चित है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।